हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद लेखन। बच्चों, अनुच्छेद लेखन एक ऐसी कला है जिसमें किसी विषय पर कम से कम शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद लिखते समय किसी प्रकार की भूमिका या उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। इसमें सीधे ही विषय का आरंभ कर दिया जाता है तथा संबंधित विषय के केवल मुख्य बिंदुओं की ही चर्चा की जाती है। अनुच्छेद में मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों एवं सामासिक शब्दावली का प्रयोग करने से यह अधिक प्रभावशाली बन जाती है। अच्छा, याद रखिए, एक अच्छा अनुच्छेद लिखते समय आपको निम्न बातों का ध्यान जरूर रखना है। इन्हें जरूर जान लेना चाहिए आपको, जैसे कि अनुच्छेद के विषय पर अच्छी तरह से विचार करके मुख्य बिंदुओं को लिख लेना चाहिए। अनुच्छेद में छोटे छोटे और प्रभावशाली वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। अनुच्छेद में सदैव सरल और व्यावहारिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अनुच्छेद में उदाहरण, पक्ष विपक्ष तथा तर्क वितर्क से बचना चाहिए। अनुच्छेद लिखने के बाद एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। तो आइए, ऐसे ही कुछ विषयों पर हम अनुच्छेद पढ़ते हैं और आप उसे समझ लीजिएगा कि आपको अनुच्छेद कैसे लिखना है। तो हमारा अनुच्छेद लेखन के लिए प्रथम विषय है माँ। कितना प्यारा शब्द है माँ। इसे सुनते ही समस्त चिंताएं, कष्ट, रोग आदि स्वतः ही दूर हो जाते हैं। माँ को हम अम्बा, जननी, मम्मी, मैया, मम्मा, यहाँ तक कि अम्मा कहकर भी बुलाते हैं। माँ हमें जन्म देती है, अपना दूध पिलाकर हमें पालती पोषती है, रात को खुद गीले में सोकर हमें सूखे में सुलाती है, खुद भूखी रहती है लेकिन हमें खाना खिलाती है और हम पर किसी भी प्रकार के कष्ट या दुख की छाया भी नहीं पड़ने देती है। माँ से बढ़कर कोई प्यार नहीं कर सकता। माँ का प्यार और त्याग की साक्षात मूर्ति होती है। इसलिए जब हम किसी कष्ट या दुख में होते हैं तो मुंह से अनायास ही हाय माँ, अरे मैया शब्द निकलते हैं। कभी भी हमारे मुख से हाय पिताजी, अरे पापा शब्द नहीं निकलते। इसलिए हमें आजीवन माँ का कृतज्ञ होना चाहिए और तन मन धन से अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। बस इतना ही आपका अनुच्छेद होना चाहिए। अनुच्छेद लेखन के लिए हमारा अगला विषय है पुस्तकों का महत्व। प्रसिद्ध कथन है कि जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए पुस्तकों की आवश्यकता होती है। जैसे पौष्टिक भोजन शरीर में शक्ति और स्फूर्ति देता है, वैसे ही अच्छी पुस्तकें मानव मस्तिष्क को विवेकशील बनाती है। इसी विवेक के कारण मानव अपने आप को पशु पक्षियों से भिन्न मानता है। पेड़ पौधों की बात छोड़ दें तो सभी जीव जंतुओं में वृद्धि होती है। वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील भी रहते हैं, किंतु मानव जैसी सही गलत की पहचान तथा बीते अनुभव का लाभ उठाकर भविष्य को संवारने की चेतना उनमें नहीं होती। अनुभव दो प्रकार से प्राप्त होता है, एक स्वयं कार्य करके और दूसरा अन्य व्यक्तियों के कार्यों से लाभ उठाकर हम अपने विचार निश्चित करते हैं। दूसरों के अनुभव पाने का सबसे सशक्त माध्यम पुस्तकें ही हैं। अतः पुस्तकों को मनुष्य का सच्चा साथी कहा जाता है। ये था पुस्तकों के महत्व पर आपका अनुच्छेद। अगला अनुच्छेद लेखन के लिए विषय हमारा सूर्योदय का दृश्य है। सूर्योदय के समय का वातावरण बहुत सुहावना प्रतीत होता है। इस समय बात अरुण अपने रूप से प्राकृतिक सौंदर्य को द्विगुणित कर देता है। प्रातःकालीन किरणों के फूटने से संसार में हलचल उत्पन्न होने लगती है। पेड़ों पर पक्षियों का कलरव मन में आनंद का संचार करता है। ग्रामीण अंचलों में पशुओं के झुंड चरवाहों के साथ मैदानों एवं जंगलों की ओर निकल पड़ते हैं। उनके गले की बजती घंटियां सुमधुर प्रतीत होती हैं। सुबह की लालिमा बाग बगीचों को भी सौंदर्य युक्त बना देती हैं। बागों में रंग बिरंगे फूलों पर मंडराती तितलियां, मोतियों की भांति चमकते ओस के कण और चारों ओर फैली हरियाली सबके मन को भाती है। अतः प्रातः भ्रमण पर निकलना आनंददायक प्रतीत होता है। अगला अनुच्छेद लेखन के लिए हमारा विषय है हंसने के लाभ। हंसना एक बहुत अच्छा व्यायाम है। हंसी से शरीर के भीतरी अंगों का भी व्यायाम होता है। हंसने से शरीर स्वस्थ और चेहरा खिला रहता है, जिसके कारण डॉक्टर वैद्यों के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हंसने से शरीर के सभी अंग निरोग रहते हैं। हंसी से आनंद की प्राप्ति होती है। हंसने से भोजन भी जल्दी पचता है। जब कोई व्यक्ति हंसता है तो उसके भोजन पचाने वाले अंग तेजी से काम करते हैं। हंसने से हमारे फेफड़े फैलते हैं, जिससे दूषित वायु बाहर निकल जाती है और शुद्ध ऑक्सीजन फेफड़ों में भर जाती है।
हंसने से मन कमल के समान खिल जाता है और शरीर की दुर्बलता दूर हो जाती है। हंसने वाले का मन काम में भी खूब लगता है, इसलिए स्वयं भी हंसिए और दूसरों को भी हंसाइए। इसमें पैसा नहीं लगता है। हंसना मित्र बनाने की कुंजी है। जिस मित्र को आप हंसाएंगे उसका भी मन प्रसन्न रहेगा और आपका भी। खिलखिलाकर हंसना सबसे बेहतरीन रसायन यानी कि टॉनिक है। अगला अनुच्छेद लेखन के लिए हमारा विषय है परीक्षा की तैयारी। परीक्षा पर ही छात्र की उन्नति और अवनति निर्भर करती है। परीक्षा से पहले जब छात्रों को पाठ्यक्रम तब परीक्षा की तिथि बताई जाती है, तब से ही परीक्षा की तैयारी आरंभ हो जाती है। विद्यार्थी परीक्षा से पूर्व एकाग्रचित होकर पढ़ाई में जुट जाते हैं, यहाँ तक कि वे अपना खाना पीना भी कम कर देते हैं। वे तप और त्याग का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। विद्यार्थी देर रात तक जागकर पढ़ाई करते हैं। नींद से पीछा छुड़ाने के लिए बार बार चाय का या कॉफी का सेवन करते हैं। परीक्षा के दिन जो जो नजदीक आते रहते हैं, त्यों त्यों उनका खेलना कूदना, बाहर घूमना फिरना, टीवी देखना और शादी पार्टियों में जाना लगभग बंद सा हो जाता है। उनका पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित हो जाता है और उनका सिर्फ एक लक्ष्य रह जाता है, परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना। अगला अनुच्छेद लेखन के लिए हमारा विषय है पराधीन सपनेहु सुख नाही। दूसरों के अधीन होना ही पराधीनता है। पराधीनता एक ऐसा अभिशाप है जिससे व्यक्ति के विकास में बाधा आती है। व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोचने समझने या निर्णय लेने लायक नहीं रह जाता। उसका मन हार जाता है। मन से हारा व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में असफल हो जाता है। उसका मनोबल टूट जाता है। पराधीन व्यक्ति के मन में भय घर कर जाता है। उसमें हीनता की भावना पैदा हो जाती है। हर काम में उसकी रुचि समाप्त हो जाती है। ऐसा व्यक्ति कभी चैन से नहीं रह पाता। वह हमेशा दुखी रहता है। सुख उसके लिए सपना बन जाता है और सपने में भी उसे सुख नहीं मिलता। महाकवि तुलसीदास ने कहा भी है, पराधीन सपनेहु सुख नाही। बच्चों, अनुच्छेद लेखन के लिए हमारा अंतिम विषय है जब मैंने पहली बार चाय बनाई। इसे यूं शुरू करेंगे। आजकल अतिथियों के स्वागत सत्कार में चाय का विशेष महत्व है। मैंने कई बार चाय पी और बनते हुए भी देखी। एक दिन रामपुर से आए मौसा मौसी जी को चाय पिलाने के लिए मुझे पहली बार चाय बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय घर में मेरे अतिरिक्त कोई नहीं था। मम्मी पापा बाजार घूमने गए हुए थे। मैंने मौसा जी और मौसी जी का स्वागत करते हुए पूछ लिया कि क्या वे चाय पिएंगे। हाँ का उत्तर सुनकर मैं किचन में गया और केतली में पानी डालकर उसे उबालने लगा। चाय की पत्ती मैंने चायदानी में डाली और उसमें उबलता हुआ पानी डाला। फिर दूध गर्म करके दूध दानी में डाला। इसके बाद शुगर पॉट में चीनी रखी। फिर मैं यह सब कप प्लेटों के साथ ट्रे में रखकर अपने मौसा मौसी जी के पास ले गया। मैंने 3 कपों में चाय का खौलता पानी डाला और फिर उसमें दूध व चीनी डाली। चम्मच से चाय हिलाकर मैंने मौसा मौसी जी को दी। उस दिन मुझे अपने हाथ की चाय पीने और अतिथियों को पिलाने में बड़ा आनंद आया। तो ये था अनुच्छेद लेखन। एक बार इसे दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, अनुच्छेद लेखन ऐसी कला है जिसमें किसी विषय पर कम से कम शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद के विषय पर अच्छी तरह से विचार करके मुख्य बिंदुओं को लिख देना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय उदाहरण पक्ष विपक्ष तथा तर्क वितर्क से बचना चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ मैं आपको अनुच्छेद लेखन अच्छे से समझ आया होगा। आप भी कई विषयों को लीजिए और उन पर अनुच्छेद लेखन का प्रयास कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप लेखन का प्रयास करना शुरू कर देंगे तो एक दिन आप इसमें निपुण भी अवश्य बन जाएंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।